क्या पाकिस्तान का आईएसआई चीफ भारत के लिए रच रहा है बड़ी साजिश? क्या ये बेहद खतरनाक साबित हो रहा है भारत के लिए? तो वहीं पीएम मोदी के यूरोप दौरे पर पूरी विदेशी मीडिया टूट पड़ी है। आखिर क्या कहा है इन विदेशी मीडिया ने? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी का इस समय जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, यूरोप के दौरे पर नजर तो दुनिया भर की ही थी। पीएम मोदी 3 दिन की अपनी यात्रा पूरी करके भारत वापस आ चुके हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर मीडिया बिल्कुल जैसे कि टूट पड़ी हो। कई देशों की मीडिया ने कई तरह के सवाल कर दिए। जर्मनी की मीडिया की तो बहुत ज्यादा चर्चा रही और पीएम मोदी के जर्मनी यात्रा की भी बहुत ज्यादा चर्चा रही। कारण था, एक बार ये खबर आई थी कि जर्मनी G7 की मीटिंग में भारत को नहीं बुलाने वाला है। वैसे ये खबर बाद में कहा जाने लगा कि शायद वेस्टर्न प्रोपेगेंडा था, जिसे फैलाने की कोशिश की गई थी ताकि भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। पर बाद में जर्मनी ने तुरंत खुलासा कर दिया था कि नहीं, हम भारत को बुला रहे हैं और भारत G7 की मीटिंग में आ रहा है। अब ये प्रोपेगेंडा था, प्लानिंग थी, क्या था, लेकिन सीधे सीधे जर्मनी ने इस मामले में मुकर कर भारत का साथ दे दिया था। ऐसे में दुनिया की नजर तो इस यात्रा पर होनी ही थी। पर इस यात्रा की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि जर्मनी की तरफ से साफ कर दिया गया कि पत्रकार कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, ये भारत की तरफ से आग्रह किया गया और ऐसा हुआ भी। जर्मनी और भारत के प्रमुखों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। जब उन्होंने अपना बयान जारी किया तो उन्होंने ये भले एक तरीके से जारी कर दिया हो, पर परंपरा को तोड़ते हुए पत्रकारों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कि वो सवाल करें। ऐसी बात थी, पत्रकार सवाल करते रूस यूक्रेन के मामले में और भारत ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहा था जर्मनी के मंच पे खड़ा होकर, ताकि रूस के साथ रिश्ते बिगड़े। ऐसे जब पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे तो वहां भी नजरें टिकी रही और फ्रांस की मीडिया ने इस बात को कहा कि भारत और फ्रांस एक साथ जरूर खड़े हुए और पहले भारतीय पीएम हैं जो दोबारा चुने जाने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले, लेकिन दोनों देशों ने निंदा नहीं की रूस की। आपको बता दें, पीएम मोदी और मैक्रोन ने जब साझा बयान जारी किया तो उन्होंने मानवीय संकट की बात की यूक्रेन में, लेकिन इन्होंने और कोई मुद्दा नहीं उठाया। इन्होंने जैसे कि फ्रांस की मैगजीन 24, इन्होंने साफ किया कि मोदी मैक्रोन ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन के मुद्दे को अलग रखा। फ्रांस 24 फ्रांस की सरकारी न्यूज एजेंसी है, इसलिए इसकी बातों का बेहद ज्यादा महत्व है। इन्होंने साफ किया कि भारत और फ्रांस निंदा करने से बच रहे हैं रूस की, और पीएम मोदी के उस ट्वीट को भी सामने रखा जिसमें उन्होंने मैक्रोन को बधाई दी थी। ऐसे फ्रांस में भी इस बात को लेकर 24 ने ये बात उठाया कि जर्मनी में जो नियम है, प्रेस को सवाल करने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रेस को सवाल करने का मौका नहीं दिया गया। फ्रांस 24 ने बहुत ज्यादा इस मामले को उठाया है कि जर्मनी में भी सवालों को नहीं लिया गया, और चूंकि सिपरी ये कहती है कि 80% रूसी हथियार है, इसलिए इस मामले में भारत नहीं पड़ना चाह रहा है। खैर, दुनिया भर में दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो दबाव बेअसर दिखा और भारत अपने ही रास्ते पर दिखा। लेकिन भारत के पड़ोस में जो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान भारत के लिए कोई बड़ा संकट ला रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आ रही है, वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है। वैसे आप देखेंगे, पाकिस्तान खुद बहुत बड़ी तबाही में है और आगे भी बहुत बड़ी तबाही में रहेगा, लेकिन अपनी करनी से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में चलकर अभी तक तबाह हुआ है। पाकिस्तान में इस साल मार्च की तुलना में अप्रैल में आतंकी हमलों की संख्या में 24% की वृद्धि हुई है, लेकिन अपने यहाँ देखने की बजाय ये दूसरे लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं। सिर्फ
आंकड़े देखेंगे आप तो साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 34 हमले हुए, 34 सुरक्षा कर्मी सहित कुल 55 लोग ऊपर चले गए हैं सिर्फ एक महीने में, जो ये आंकड़े आए हैं उसमें। इसके अलावे और भी ज्यादा लगातार हमले जारी हैं। अब तो चीनी नागरिकों पर भी हमले हो रहे हैं, पर इसकी खुंदस पाकिस्तान निकालना कहाँ चाह रहा है? इसकी खुंदस पाकिस्तान निकालना चाह रहा है भारत पर। अब भारत के लिए जो कथित तौर पर नए ISI चीफ है नदीम अंजुम, इस नदीम अंजुम ने कई सारे ऐसे प्लान बना रखे हैं जो प्लान भारत के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। ये वही शख्स है जो फैज की जगह आकर बैठा है। वैसे इमरान खान फैज को ताकत देना चाहता था पूरी पाकिस्तानी सेना की, लेकिन उसके बाद इसे ताकत मिल गई और फैज को किनारे कर दिया गया। अब ये जो नया ISI चीफ है, कहा जा रहा है कि ये खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना चाह रहा है और भारत में समस्याओं को बढ़ाना चाह रहा है। कहा जा रहा है कि अंजुम ने जितने खालिस्तानी लीडर लाहौर में हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके साथ मीटिंग की और इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है चीजों को कि भारत में गैंगस्टर्स को हथियारों का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अब कहा जा रहा है कि हाल ही में हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में 4 लोगों को पकड़ा गया और इन 4 लोगों के पास हथियार थे और ये हथियार ड्रोन्स के जरिए पहुंचाए गए थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट जो हुआ था उसमें भी कहीं न कहीं तार जुड़कर निकल कर आ रहे हैं सामने। कोशिश नदीम अंजुम की ये है कि किस तरीके से पूरी भारत में अफरा तफरी फैला दिया जाए और इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। भारत सरकार इस मामले में सजग हो चुकी है और इसके बाद इस पूरे सेल्फ फंडेड टेरर नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि ISI ये चाहता है कि वाधवा और इंडा, जो कि 2 प्रमुख लोग माने जा रहे हैं इस खालिस्तान मूवमेंट के, इसको प्रमोट करना चाह रहा है और भी ज्यादा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जो कहीं न कहीं भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे में भारत को भी अपनी खुफिया एजेंसी को और ज्यादा सजग कर देना होगा ताकि इस तरह के किसी भी मामले में सफल न हो पाए ये लोग। वैसे नदीम अंजुम के बारे में कहा जाता है कि ये मीडिया में ज्यादा आना नहीं चाहता है, छिप कर काम को करना चाहता है। अक्सर छिप कर गुपचुप वार करने में और रणनीति बनाने में माहिर माना जाता है। हालांकि भारतीय एजेंसियां और भारतीय सेना अब काफी सजग हो चुकी हैं और अब NSA अजीत डोभाल का रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा और उन्हें इस मामले को देखना होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में खालिस्तान द्रोहियों के मनोबल बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।